अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाने वाली नून लीग इत्तेहादियों के होते हुए भी तनहा नज़र आ रही है। ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी हुकूमत को बयानबाजी के ज़रिए टफ टाइम देती और अदम एतमाद का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। बजट के मामले पर भी हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन नज़र आई। फिर आसिफ अली जरदारी की ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम हुकूमत बना सकते हैं तो फिर गिरा भी सकते हैं। इसके अलावा ताज हैदर साहब की रिसेंटली ये स्टेटमेंट आई कि पीपल्स पार्टी नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा नैयर बुखारी की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट ये आई, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हुकूमत को इतना ही ख़तरा है तो फिर असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन करवा लें। अब ये मशवरा कितना ठीक या गलत है ये अलग बात है, मगर पीपल्स पार्टी के बिगड़ते तेवर में हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? कहीं बयानबाजी की हद तक किया जाने वाला अदम एतमाद असम्बली में तहरीक अदम एतमाद में तो तब्दील नहीं होने जा रहा। इसी पर बात कर लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, यहाँ तो इस वक्त लग रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी उनके खिलाफ अपोजिशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के बिगड़ते हुए तेवर की वजह क्या है? देखिए, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूं, आप बात कर रही थी तो मुझे ख्याल आया, एक सूटेड बूटेड आदमी है, वो एक चमचमाती हुई गाड़ी में एक खातून के साथ बैठा है। अच्छा। गाड़ी खड़ी होती है, वो बाहर निकलता है और बड़े एहतमाम से उस खातून का दरवाज़ा खोल के तो खड़ा हुआ है। वो खातून बाहर निकलती हैं, इतने में एक साहब दूसरे साहब से कहते हैं, यार ये क्या चक्कर है? तो वो जवाब देता है, या तो गाड़ी नई है या फिर बेगम नई है। अब इसमें देखना ये है कि ये जो नैयर बुखारी साहब ने कहा है, इसमें क्या उनको लग रहा है कोई डील हो गई है, या फिर उनको ये है कि हुकूमत को जो होमवर्क दिया गया था वह पूरा नहीं हो रहा, लिहाजा पहले से ही पेशबंदी की जाए। तो ये दो चीजें हैं, या गाड़ी नई है या बेगम नई है। देखिए, आपने पूछा है कि इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। इत्तेहादी पहले दिन से ही आज, और याद रहे कि दो किस्म के इत्तेहादी है ना, हम पीपल्स पार्टी को एक तरफ रखते हैं और बाकी जमातों को एमक्यूएम वगैरह को दूसरी तरफ रखते हैं। हमें नजर ये आया कि ये दोनों पीपल्स पार्टी वालों का जहां तक ताल्लुक है तो वो मसलहतन साथ हैं, जो बाकी पार्टियां हैं वो मजबूरन साथ हैं। अब इसका हमने देखा बहुत दफ़ा, यानी हमारे सामने ये आया, रिफ्लेक्ट हुआ कि ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस वक्त कहाँ खड़े हैं? सारे के सारे इत्तेहादी एक तरफ खड़े हैं और आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं? क्या वो लोग जो बड़े बड़े नून के स्टालवर्ट्स हैं, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, साद रफीक साहब, कहीं नजर आ रहे हैं आपको? हुकूमत के साथ तो नून लीग भी नहीं खड़ी हुई, इत्तेहादी तो आते हैं बाद में। मुश्किलात तीन हैं। पहली मुश्किल है जो होमवर्क मिला था कैसे पूरा करें, पूरा हो नहीं रहा। कभी बिजली की बात होती है, उसके बिलों की, और कभी महंगाई की बात होती है। और कब अब तो आईपीपीज भी बीच में आ गए हैं। ये तो सर पे यानी तलवार लटकनी शुरू हो गई है। दूसरा, ये जो पीटीआई का बैल है, ये इतना मुंह जोर हुआ है कि उनको संभालना, और जब उनको टॉकिंग पॉइंट दिए गए थे तो कहा था कि इसको आपने संभालना है, वो बिल्कुल नहीं संभल रहा। तीसरा, अपने अपने सियासी मफादात की हिफाजत भी करनी है, क्योंकि आगे भी तो इलेक्शन आने हैं, आवाम सारा कुछ देख रहे हैं। तो इस सारे को अगर आप देखें तो ये तीन मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं। एक छोटा सा मसला साथ में अटैच्ड है, वो भी बता देते हैं। वो क्या है? वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी का जी। हद ये है कि आपके खित्ते में और या बैनुल अक़वामी तौर पे कोई चीज़ होती है तो फॉरेन ऑफिस है या कोई और इदारा है, तो इस कदर ज़्यादा वहाँ पे अजीबोगरीब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही, अफरा तफरी है कि पहली आती है PR यानी प्रेस रिलीज, और उसमें इजराइली एडवेंचरिज्म का जिक्र है। साथ ही दूसरी आ जाती है, उसमें एडवेंचरिज्म काट दिया जाए और उसमें इजराइल का नाम काट दिया जाता है। ये सारा अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये रेसिपी है, ये बता रही है आपको कि हुकूमत अंदर से मुश्किल से ढांचे किसी पे खड़ी है, और वो ढांचा किसी वक्त भी हिल सकता है। और उसको अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लीजिए पीछे कि डीरेल हो रही है हुकूमत, फिर अता तारड़ साहब जिस तरह से बार बार आके वजाहतें दे रहे हैं,
फिर ये जो आपकी मखसूस नशिस्तों का आया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, आप लोग जो है उसको मान नहीं रहे, ECP कुछ कह रहा है। ये तमाम सूरत हाल ये बता रही है कि हुकूमत मुश्किलात में है। अब ये है कि इत्तेहादियों के लिए क्या ऑप्शन है जी। इत्तेहादियों को चाहिए फेस सेविंग, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, मेरा तज्जिया यहां तक कहता है कि जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, खत्ता के जो मिनिस्टर इस वक्त आपके हुकूमत में हैं, उनको भी कोई फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि जो चल पड़ा है सिलसिला, उस सिलसिले में कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि ये हुकूमत 2 साल या 3 साल या 5 साल चलेगी। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये जो मखसूस नशिस्तों का आया है, और वो जो अक्टूबर में एक और फैसला आना है जी। अब इस सारे में अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि हुकूमत एक कड़वी गोली थी, वो उन्होंने निगल ली, लेकिन उसके असरात नहीं हो रहे जो कि उनको चाहिए थे या उनको तवक्को थी उसकी। और ये कि हड्डी जो है वो निगलने की कोशिश की, लेकिन गले में फंस गई। गले में फंस गया। ठीक है राव खालिद साहब, नैयर बुखारी साहब ने हुकूमत को असेंबली तहलील करने का मशवरा दिया है। एक तो आप ये बताएं कि क्या ये एक अच्छा मशवरा है, क्या ये एक ऐसा मशवरा है जो कि इत्तेहादियों को आपस में एक दूसरे को देना चाहिए? क्या वजह बनी होगी इसकी? देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इलेक्शन के अलावा हल कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, एक मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, इत्तेहादी भी शामिल हैं, उनको दिन ब दिन ये इदराक होता जा रहा है कि अगर ये हुकूमत चलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस सूरत हाल में जाहिर है हर कोई अपने अपने कोशिश करता है कि किस तरह से मामलात को बेहतर किया जाए, अपनी सियासी साख को बचाया जाए। PDM 1 हो, PDM 2 हो, मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ साथ अपने इत्तेहादियों की सियासत का भी तकरीबन बेड़ा गर्क किया है। तो अब होता ही है कि जो अवामी इशूज़ जो होते हैं उसके ऊपर आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो इत्तेहादी हैं वो ज़रा अवामी जो राय है या अवामी जो मसाइल हैं उसके हवाले से वो हुकूमत से ज़रा डिफरेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, ताकि कम अज़ कम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो नज़ीम साक़ साहब ने नून के लोगों की बात की, वो भी मोस्टली वो लोग हैं जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, जिनको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, हमें किस किस मुश्किल का सामना होगा वहाँ पे। इसलिए वो भी उस तरह से आपको खुल के हुकूमत की हमायत में आते नज़र नहीं आते। जहाँ तक नैयर बुखारी साहब की बात है, तो वो मेरा ख्याल है उनको अगर पता चल गया है कि हुकूमत मुश्किल में है तो वो खुद भी बात कर सकते हैं, और सदर साहब बैठे हैं, सदर साहब वज़ीर आज़म से बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब से बात कर सकते हैं, तमाम लोगों से बात कर सकते हैं कि जी हाँ बताएं क्या मुश्किल है, हम मिल के चलने को तैयार हैं, मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं, हमें बताएं हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट देना जो है वो मुझे लगता है कि वही हम अवामी हमदर्दी लेने की एक कोशिश है। उसमें मुझे उतनी संजीदगी नजर नहीं आती जिस तरह वो समझ रहे हैं चीज़ों को। अगर वो वाकई इसी तरह से हैं तो ये मामलात किसी और जगह पे तय होने चाहिए, ये पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए तय नहीं होंगे। कि पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा असेंबली अगर तोड़ भी दे नून लीग, क्योंकि अभी भी ज़ाहिर है वो वोट नहीं ले पाए, पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाए। देखिए, पीपल्स पार्टी को नुकसान भी कोई नहीं होगा, उनको अच्छा। सिंध की हुकूमत पे वो खुश हैं, वो उनको मिल जानी है, फिर भी दोबारा होंगे, तीसरी बार होंगे, तो 1-2 बार तो शायद वो और भी सिंध की हुकूमत ले जैसे भी लें। अब मुझे नहीं पता, लोग तो इल्ज़ामात लगाते हैं बहुत बड़े बड़े बलोचिस्तान और सिंध की हुकूमत के हवाले से, बिल्कुल सही बात है। तो अचकज़ई साहब ने भी लगाए हैं, लेकिन वो उनका स्टेक उस वक्त होगा जब उनको ये यकीन होगा कि मरकज़ में हम हुकूमत बनाने के काबिल है। फिर तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे कि जी फौरी तौर पर फारिग करो इसको और हम आगे बढ़ के ये हुकूमत लेते हैं। अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी ने 2014 में बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया था, जिस वक्त ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ जब धरना हुआ था उस वक्त रिज़ाइन करने को तैयार हो गए थे, तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, असेंबली के अंदर उनको डट जाने का मशवरा दिया और वहाँ पे उन्होंने उनकी पूरी सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट उस वक्त सर्वाइव कर गई, वरना उसी वक्त उसका धड़ तख्ता हो जाना था। तो अभी भी पीपल्स पार्टी वो रोल अदा कर सकती है। लेकिन अब मसला ये है कि जो सियासी साख की मैंने बात की, जिस किस्म की सूरत हाल है, अवामी सतह पे कोई ऐसा एक्ट नहीं हो रहा जिससे अवाम के अंदर कोई गुडविल क्रिएट हो हुकूमत की या उसके इत्तेहादियों की। इसलिए मामला एक कश्ती के सवार है, इसमें ये तो पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, वो चाहे मसलतन है चाहे मजबूरन है, इस गवर्नमेंट में वो एक कश्ती के सवार है। उनको पता है कि अगर नून की गवर्नमेंट डूबेगी तो हम भी साथ ही इसके डूबेंगे, सिंध तक तो शायद रह जाएं किसी हद तक, लेकिन
आगे वो नहीं चल सकेंगे। मसला एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला आप दिन ब दिन वो ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुल्क के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से मसाइल हों, माशी मसाइल हों, अंदरूनी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, उनको हल करने की ना सलाहियत रखते हैं, ना विजन रखते हैं, ना इतना बड़ा दिल है कि वो एक सिंपल सी ऑफ़र करें, भले इमरान खान साहब को करें, उनको कहें आए जी बेस पे बैठे, हम अगले इलेक्शन पे बात करते हैं आपके साथ बैठ के, 1 पॉइंट एजेंडा हमारा, आ जाएं, बैठे इस्लाहात करते हैं, एक बेहतरीन इलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं ताकि मुल्क आगे चले कम अज़ कम। इस तरह से हम फंसे ना रहें कि हम भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं, आप जेल में फंसे हुए हैं, हम हुकूमत में फंसे हुए हैं, तो दोनों निकलें, आप जेल से निकले, हम हुकूमत से निकलते हैं, तो बैठ के इस मामले को तय करते हैं। ये विजन नहीं है। इसके लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त मेरे हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। जो चैलेंजेस हैं वो बहुत गंभीर किस्म के और बढ़ते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। और एक बात, आखिरी बात मैं कर दूँ, बिलावल भुट्टो साहब मुझे बड़े दिनों से सियासी मंजर पे उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, शायद कोई बयान दे देते हो या करते हो। आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी अपने भांजे के साथ, वो कलर बुक पे कुछ कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी क्यूट वीडियो थी, बड़ी क्यूट वीडियो थी, मैं बड़ा एंजॉय किया, वेरी प्लेजेंट कि वो कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि मुल्क की ये जो ब्लैक एंड वाइट जो सियासत हो गई है, इसमें भी थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश करें और उसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान का वो सियासी मुस्तकबिल है, ये इस किस्म के लीडर जो है ना, उनको बहुत एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और वो बहैसियत इंडिविजुअल भी, वो सियासी मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए, उनको आगे आके मेजर रोल में आना चाहिए ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क और मुल्क की सियासत मुश्किलात का शिकार है। ठीक है साकिब, आपको इत्तेहादी कहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? और जैसे कि नज़मुल साकिब साहब ने कहा था कि मसलहतन है पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, तो अब जबकि वो हुकूमत बार बार छोड़ने की या असम्बलियाँ तहलील करने की बार बार बात कर रही है, क्या इससे ऐसा लगता है कि जो मसलहत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है या फिर कोई और मामला है? एक तो इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से बहुत पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं, दूर। वो ओहदे तो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सारी सहूलियात भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के ऊपर भार है मुख्तलिफ हवालों से, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम देखें तो इलेक्शन के बाद जब ये इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, तब से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलके जो हुकूमत में मौजूद हैं, वो ये कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट का हिस्सा बनना है। और पहले ये कहा गया कि शायद वो बजट से पहले बन जाएं, फिर कहा गया नहीं, बजट के बाद जो है वो उनका आना जो है वो तय है। लेकिन ना बजट से पहले वो बने फेडरल कैबिनेट का हिस्सा, ना बजट के बाद बने, और हुकूमत जो है वो पै दर पै उनको सुबकी का सामना जो वो करना पड़ रहा है। उसमें रीसेंट पास्ट अगर आप देखें तो पीटीआई पर पाबंदी की उन्होंने बात की, आर्टिकल 6 लगाने की उन्होंने बात की, और वो वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ऐसी मुज़िका खेज़ आप उसको कहें या जो भी कह लें कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको बाद में ख्वाजा आसिफ ने भी प्री मैच्योर कह दिया, इसाक डार साहब ने कहा कि हतमी नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने तो मतलब डिफरेंट मुख्तलिफ बयानात उनके आते रहे। उनके जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, रजा रुबानी हैं, दूसरे उनके बयानात अलग थे, शर्जील मेमन जो है वो अलग जुबान बोल रहे थे। अब जो पीपल्स पार्टी भी जो है वो मुख्तलिफ मेरे ख्याल में ऑप्शन वो खुले रखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बयान दे दिया कि हुकूमत बनाना और हटाना, और अब जो है वो नैयर बुखारी साहब ने भी एक जो है वो बयान दे दिया। तो ये मेरे ख्याल में सारे ही ऑप्शन ऐसे लगता है कि खुले रखे हुए हैं। और एक चीज़ और भी तय है कि आज अगर इमरान खान साहब अगर ये कहें कि हम ठीक है जी पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं, तो अगर तो पीपल्स पार्टी को कहीं से प्रेशर ना आया तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी तो तैयार हो जाएगी। तो इसमें इस सारे मामले में जो कश्ती है वो मुस्लिम लीग नून की भंवर में है। अगर नैयर बुखारी साहब के जो बयान है उस पर अगर जाएं और ये बैठ जाएं इमरान खान साहब के साथ और ये री इलेक्शन में चले जाएं, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो मुस्लिम लीग नून का है। पीपल्स पार्टी का जो हिस्सा है वो उन्होंने जैसा तैसा है वो ले लेना है। ये आप ये इसको जो भी नाम दें कि सिंध में ना तो मुस्लिम लीग नून उस तरह एक्टिव है, ना ही पीटीआई।
बिल्कुल वो कहीं ना कहीं जहां वो एडजस्ट करना होता है वो क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो फिर आपको पता है कि वो पूरी सियासत की बसात जो है वो बिछाए हुए हैं, वो हर तरफ जो है वो नजर रखे हुए होते हैं, और जहां पे प्रेशर की जरूरत होती है वो प्रेशर भी आ जाता है, और जहां पे उनके साथ बैठने की जरूरत होती है साथ भी बैठ जाते हैं। अब जो लेजिस्लेशन हो रही है उस लेजिस्लेशन में भी पीपल्स पार्टी है साथ, इलेक्शन एक्ट में या उन्होंने नजरसानी भी दायर कर दी, तो आप देखें कि हर महाज पे पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं उनके कुछ लोग जो है वो नजर आएंगे। तो जो कश्ती है वो हुकूमत की भंवर में है। हुकूमत के हवाले से आज भी ये बात हो रही है कि वो नहीं चल पा रही, नहीं वो हालात को नहीं काबू कर पा रहे। उन्होंने अगर एक ही उनकी कामयाबी कहें या जो भी उनको कहें कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा कि बाहर नहीं आ सकते, तो वो अभी तक कामयाब हैं कि उनको बाहर नहीं आने दिया। 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कल 5 अगस्त 2024 है, 1 साल उनको भी जो है वो हो गया है जेल में होते हुए। इसके अलावा हुकूमत एक और जो चीज भी है कि नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है 130 अब पतन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने सवालिया निशान ऐसा दिया है, उसको इतना वाइडली उसको डिस्कस किया गया है, उस पे कोई डिफेंस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लोग आकर बैठते हैं टॉक शोज में, वो कैसे डिफेंड करें कि उनके जो लीडर हैं उनके जो सीट है उस पर सवालिया निशान, जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी नशिस्त जो है वो ट्रिब्यूनल के सामने है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी नशिस्त ट्रिब्यूनल के जो है वो सामने है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें तो अक्टूबर नवंबर में खतरा है कि जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो खोल दे 8 फरवरी इलेक्शंस और हमें घर ही ना भेज दे। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह दे कि आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये अगले 2 महीने में सारे कंक्लूड करें, ट्रिब्यूनल्स अपने फैसले ये सारी इलेक्शन पिटीशन सुने और उनके फैसले कर दें, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट और किसी अदालत को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मामला यहीं पे जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो सबसे बुनियादी जो पॉइंट है वो यही है कि इस हुकूमत की बुनियाद ही कमजोर है कि आप पर मेजॉरिटी पे अगर फॉर्म 47 का इल्जाम होगा तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकेंगे, कैसे आजादाना हुकूमत पॉलिसीज बना सकती है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है। और यह भी बात सुनी गई है कि अगर कोई MNA या कोई वजीर भी अगर बन गया है तो वो काम लेके जाता है तो उसको बताया जाता है कि भाई आप जो है वो फॉर्म 47 वाले हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ये कमजोरी है बुनियादी तौर पर। तो ये हमने अच्छा मशवरा दिया है मेरे ख्याल से, तो फिर इस हवाले से कि उनको असेंबलियां तैयारी चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए अगर इतनी ह्यूमिलिएशन की बात, और उनको इतना ही अगर खतरा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, तफसीली फैसला तो अब तक जारी नहीं हो सका है, मगर 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला जारी हो गया है। ये फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लिखा है, जिसका क्रक्स ये है कि PTI मौजूदा केस में फ़रीक थी ही नहीं, तो PTI को रिलीफ आइन के बरक्स तख्लीक किया गया है और इस पर अमल दरामद के लिए आइन कुछ शिकों को मुअत्तल करना पड़ेगा, जिनमें आर्टिकल 51, 63 और 106 शामिल हैं। फिर एक और अहम बात ये लिखी गई है उस फैसले में कि किसी भी आइनी इदारे को ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे फैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ही ना हो। यहाँ इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ है, और ये कि 80 अरकान असेंबली अक्सरियती फैसले की वजह से मौक़िफ़ बदलते हैं, तो ये उनके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी और फिर आगे आने वाले दिनों में प्रेसिडेंस अच्छा सेट नहीं होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जिसका इशारा मुख्तलिफ और भी जमातें और सियासी रहनुमा करते हुए नज़र आ रहे हैं। राव खालिद साहब, इस इख्तिलाफी फ़ैसले में तकरीबन वही पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि हुकूमत भी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, तो क्या ये माइनॉरिटी फ़ैसला आने के बाद क्या हुकूमत के स्टांस को एक लीगल, एक मॉरल ग्राउंड मिल गया है सपोर्ट करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल, ये आते रहते हैं अक़लियती फ़ैसले और बड़े बड़े गंभीर किस्म के आते हैं। अगर उनको इम्प्लीमेंट, अगर वो लीगल और कानून के हवाले से अक़लियती फ़ैसले की अहमियत होती
तो शायद भुट्टो साहब फांसी ना लगते। 4-3 का फैसला था, उस पर 4 ने कहा कि जी ये ऐसा क्राइम है जिसमें जी, 3 ने कहा कोई क्राइम ही नहीं बनता, एहानत तो कोई क्राइम ही नहीं है। तो उसमें आप 109 में उनको फांसी दे दी गई जो एहानत का होता है। तो इस तरह से एक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब बहाल हुई थी 1993 में, जो इसहाक खान साहब ने डिसमिस की थी, उसमें सज्जाद अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा था और वो बड़ा वैलिड किस्म के आर्गूमेंट्स उनके भी थे, लेकिन वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि वो एक थे, बाकी कोई 12 जज दूसरी तरफ थे। तो इस तरह तो नहीं होता। अगर इस तरह से हम करने लगे तो फिर तो यहाँ का अफरा तफरी और अजीबोगरीब माहौल हो जाए और बिल्कुल डिज़ास्टर एक किस्म का हो जाए बिल्कुल ही। दूसरी बात यह है कि जो 11 जज साहबान PTI का हक तस्लीम कर रहे हैं, बिल्कुल उसको किस तरह से देना है इलेक्शन कमीशन ने, उस पर 2 जजेस को इख्तलाफ है, 3 जजेस को इख्तलाफ है, 8 जजेस का कहना है कि वो उन्होंने तरीकाकार बता दिया कि आप इस तरह से उनको सीटें ये देंगे। तो अब इसका फैसला किसने करना है कि वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई है, वो फिर अदालत नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, और वो मेजॉरिटी डिसीजन से ही होना है। इन जज साहबान की बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इसका फैसला भी उन्होंने करना है। वो तफसीली फैसला आएगा, उसमें मेरा ख्याल है सारी चीज़ें होंगी। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक, आपने ठीक कहा, आज़म नज़ीर साहब की जो इमीडिएट आफ्टर ये 13 जुलाई का जो डिसीजन था, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आप ये डिसीजन पढ़ते हैं तो आपको तकरीबन वो सारे नुकात उस पर नज़र आते हैं जो उन्होंने इतराज़ात किए थे। तो वही सारी शिक़ें भी हैं, तकरीबन वही चीज़ें उसमें मेंशन है। हुकूमत का इतना फ़ायदा होगा कि 4 दिन इनको चूरन बेचने का मौका मिल गया। अच्छा। ये अपना सियासी चूरन बेचते रहेंगे। हाँ। देखे हम कहते थे इस तरह हो गया, देखे हम कहते थे आइन की खिलाफ वर्जी होगी, हम कहते थे आइन की राइट हो गया, वो ये करते रहेंगे। इनको थोड़ा सा कह लें कि एक वो इखलाकी तो नहीं लेकिन सियासी तौर पर एक अच्छा उनको टॉपिक मिल गया। लेकिन इसमें इस जो इजाफी नोट है उसमें 1-2 गैर मामूली और नई चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से, एक तो तफसीली फैसला आने से पहले, शायद ये पहला इख्तलाफी नोट है, तफसीली फैसला आने से पहले यानी लिख दिया गया है, तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया और पता नहीं उसमें क्या जल्दी थी या क्या ज़रूरत थी उसके पहले उसको लिखने की। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ उसमें है जो बिटवीन द लाइंस हम देखते हैं, जो मैं अखज़ कर रहा हूँ, मैं किसी जज साहब की नीयत पे शक नहीं कर रहा, वो अपने ब्रदर जजेस की नीयत पे शक कर रहे हैं और उनकी इल्मी और जो काबिलियत है उनकी और जो सोच है, जो समझ है आइन और कानून की, उसको वो नाक़िस करार दे रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है नॉर्मली अपनी बात तो आप करते हैं कि मेरे ख्याल में इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। आप ये नहीं कहते कि वो जो उसने जो कहा है ना वो गलत कह रहा है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है या उसका कानून के खिलाफ है या इस तरह करके वो आप अपनी ओपिनियन, अपना केस बिल्ड करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना डिसीजन देते हैं, जो व्हाटएवर उस पर है। मेरी ख्वाहिश भी है और मैं महसूस भी करता हूँ, मंसूर अली शाह साहब अगर लिखेंगे या जो भी जज साहब 8 में से लिखेंगे, वो कम से कम इस लेवल पे नहीं जाएंगे कि वो कोई जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो बेहतर वो समझते थे, जिस तरह वो इस फैसले तक पहुंचे हैं, वो उस प्रोसेस को, उस थॉट प्रोसेस को वो एक्सप्लेन करेंगे और उस तरह से करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि फलां जज ने इस तरह को किया तो फलां जज ने इस तरह को किया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक ख्याल किया, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तकरीबन थी जो सारा पूरी कोर्ट तकरीबन समझती थी, 13 के 13 जज के इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी का फैसला मिस इंटरप्रेट किया, काजी फायद साहब वाला जो फैसला था। इस हद तक उन्होंने इसको रोका है, इससे आगे नहीं गए, जबकि उस फैसले की वजह से सब कुछ हुआ है। उसके ऊपर कुछ भी वो कह सकते थे, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं करेंगे। तो ये एक डिफरेंट किस्म की, उससे ये जाहिर होता कि हम समझ रहे थे कोर्ट ये इकट्ठी हो गई है, बदयाल साहब के दौर में बड़ी इसमें फिशर्स थे, दरारें थी, और अब तो मुझे लगता है दरारों से काम कुछ आगे चला गया, जिस तरह से आप फैसलों में करना शुरू कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बारे में जो काजी फायज़ी साहब ने फैसला लिखा, उनके हवाले से जो उन्होंने उसमें यानी जो बातें की हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जितने भी जज साहबान बैठे हैं उनके दिल उससे भी बड़े होने चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल वो फैसला दे, भले मुझे फांसी लगा दे, लेकिन कम से कम वो एक डिसेंसी जो होती है, जो एक उस
उस अदालत की जो रिक्वायरमेंट है और उस ओहदे की जो रिक्वायरमेंट है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइन क्रॉस होती नजर आ रही है, थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है इसका ख्याल करना चाहिए और ताकि लोगों को एतमाद भी रहे कि ये जो जज साहब बैठे ये आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं, अपनी जाती किसी अनाद या उसकी वजह से बात नहीं करते या फैसले नहीं करते। जी नजमुल साकिब साहब, पीटीआई को रिलीफ आइन के बरक्स देना ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इस इख्तलाफी नोट में आ गई। इसके बाद कानूनी तौर पर अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए तो फिर अक्सरियती फ़ैसला कहाँ स्टैंड करता है या फिर वो करता है उसकी ज़ाहिर है मेजॉरिटी का फ़ैसला है तो वो तो रहेगा। आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब है रामीन। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेजॉरिटी अगर आ जाए डिसीजन तो फिर माइनॉरिटी व्यू की कोई आईनी कोई कानूनी हैसियत होती है। इसमें जो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो देखने की वो ये है कि शॉर्ट ऑर्डर में हमें पता लगा कि पीटीआई को तस्लीम कर लिया गया बहैसियत एक पार्टी के और रिजर्व सीटें उनको दे दी गई। ये शॉर्ट ऑर्डर था। अभी तफसीली फैसला नहीं आया और दरी असना ये बयान आता है। और ये जो तख्लीक का लफ्ज़ है ना, मैं ये कहूँगा कि ये जो इख्तलाफी नोट तख्लीक किया गया है इसके मुहर्रकात क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई, ये किस किस्म के टाइमिंग्स हैं जिसमें कि आप बताना चाहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है और उसमें बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बिटवीन द लाइंस आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एम्बट ही नहीं है, ये उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो जाए और इन्होंने आइन के बारे में ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए, ये संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं और उसमें तवक्को नहीं की जाती कि इस तरह से हो। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा तसव्वुर में लाइए कि यही दो जज साहिबान होते और एक डीबी होता, डिविजनल बेंच होता, ये दो जज साहिबान बैठे होते और ये केस पेश आता तो टोटली डिफरेंट ना होता। ये ब्यूटी है लॉ की। देखिए, जब हमने कानून पढ़ा ना, जब एलएलबी की, तो हमने एक उसमें सब्जेक्ट था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कि आप किसी कानून की तशरीह कैसे करते हैं। इसीलिए तो दो वकील होते हैं ना, एक आपका इस तरफ होता है, एक तरफ उस तरफ होता है, केस तो एक ही होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जब बात आती है तो उसमें जब इन जजेस हजरात ने मेजॉरिटी फैसला दिया तो कोई हवा में तो फैसला नहीं दिया, कोई ये तो नहीं किया कि बेबुनियाद किस्म की किसी चीज पे किया। उन्होंने कुछ देख के, आइन और कानून देख के, समझ के किया। ये जो दोनों हमारे जज हजरात कह रहे हैं ये भी किसी आइनी और कानूनी शिक के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। अब सवाल यहां पे आता है कि किसका फैसला माना जाएगा। तो अगर आप आइन और कानून को एक तरफ कर भी दें, जमहूरियत के कवानीन देखें तो उसमें जो मेजॉरिटी ने फैसला दिया है वो यानी प्रिवेल करना चाहिए। तकलीफ उस वक्त होगी, दुख की बात वो होगी कि अगर इस इख्तिलाफी नोट का असर पड़ता है, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, उस तफसीली फैसले पे जिसका अवाम को शिद्दत से इंतजार है, वो चीज जो है वो जरा तकलीफ दे होगी कि आपने ये ऑर्डर दिया और इसका चांस लेना, मेरा नहीं ख्याल, इतना कानून का हमें पता नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका चांस लिया जाएगा। लेकिन ये है कि कोशिश ये हो कि मामलात को सुलझाया जाए। ये एक गुत्थी सुलझती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी सुलझती है, तीसरी आ जाती है और दरियासना क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। साकिब, अब तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन को इस इख्तिलाफी फैसले के बाद और एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, जिस तरह से वो पहले हीले बहाने करता रहा है। दूसरा ये कि तफसीली फैसला अब तक क्यों नहीं जारी किया गया, इस हवाले से कोई अपडेट आई? जी, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को 8 जजेस ने जो फैसला किया है उसी को उसने माना है, उसी को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम कहेंगे कानूनी तौर पर। और बाकी जो जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनके इख्तलाफी नोट्स उस पे हैं, लेकिन 8 जजेस का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला करार दिया गया और उसी पे इलेक्शन कमीशन ने अमल करना है। और कल के इख्तलाफी नोट का इलेक्शन कमीशन को कोई सहारा नहीं मिलेगा, ना हुकूमत वक़्त को मिलेगा। दूसरी जो आपने बात की कि जो तफसीली फ़ैसला है उसके हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में तफसीली फ़ैसला आ जाएगा। वो तफसीली फ़ैसला लिखा जा रहा है।
और उस के तनाजुर में, क्योंकि 8 जजेस थे, फिर तातीलात थी अंदरूने मुल्क, कुछ बैरून मुल्क जो है वो जजेस चले गए, तो वो अभी जो है वो फाइनल हो रहा है, चंद दिनों में फैसला आ जाएगा। कल का जो इख्तलाफी जो अकलीती जो फैसला है, तफसीली फैसला आया है, उसमें बाकी पॉइंट्स तो अपनी जगह, लेकिन 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। मेरा ख्याल है वो अगर ना होती तो ज़्यादा जो है वो बेहतर होता कि ब्रदर जजेस के हवाले से उनको इनडायरेक्टली हदफ़े तनकीद बनाना, ये कोई मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि उनकी जानिब से कहा गया कि तफसीली फ़ैसला अभी जारी नहीं किया गया और जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी। अब ये फ्यूचर का जो मामला है उसको आप माजी वाले फैसले में जिक्र करना, ये मतलब हैरान कुन है कि फ्यूचर की चीज़ ये है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा। हालांकि इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फ़र्ज़ करें कि ये 15 दिनों में इलेक्शन कमीशन उस पर अमल कर देता है, सुप्रीम कोर्ट सितंबर या अक्टूबर में नज़रसानी सुनती है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमने पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो नज़रसानी की दरखास्तें हैं वो मंजूर करते हैं और जो पहले फैसला था वो ख़त्म और नशिस्तें इनको दे दें, तो इलेक्शन कमीशन दे देगा, उनसे लेकर इनको दे देगा। मतलब ये रिवर्स होना, क्लॉक का रिवर्स होना कोई मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है, उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक बात और जो है वो इस इख्तलाफी नोट में की गई वो ये है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अगर ऑर्डर हो तो उस ऑर्डर को जो आईनी इदारे हैं उनको नहीं मानना चाहिए। अब मामला ये है कि ये जो कल से एक बहस जिन्हें जन्म लिया है कि इस फैसले इख्तलाफी नोट में ये चीज़ तो मतलब तयशुदा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस फैसले में ये जिक्र करने का इनडायरेक्टली मतलब ये लिया जा रहा है कि 8 जजेस ने जो काम किया है, क्योंकि पूरा जो सीक्वेंस है कि हमारे सामने पीटीआई थी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो 80 पीटीआई के लोग शामिल हुए थे, आज़ाद लोग, उनको कहीं चैलेंज नहीं किया गया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी। तो अब जो है वो आपने आइन को रीराइट करने से भी आगे कोई आपने काम किया है और आप कह रहे हैं कि मखसूस हालात में ये जो है फैसला दिया जा रहा है। तो इस सारा तनाजुर लिख के उसके बाद आइन उन्होंने कहा कि गैर आइनी जो कोई भी हुक्म जो है वो इदारों को नहीं मानना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ। तो इससे फिर ये समझा जा रहा है कि 8 जजेस का जो फैसला है शायद गैर आइनी है और 2 जजेस कह रहे हैं कि वो, मतलब ये एक अजीब सी, ये दूसरा जो पॉइंट है इनमें ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इस पे बहस हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि 8 जजेस का जो फैसला आएगा उसमें बड़ी क्लैरिटी होगी। माजी की 2 मिसालें मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं। एक पीपल्स पार्टी की दौर में ये कोई एम्प्लॉयज थे, उनको मुस्लिम लीग नून ने सैक किया था बड़े पैमाने पर। राव साहब उस हवाले से जानते हो कि बहुत ह्यूज, मतलब मुख्तलिफ इदारों से। तो उसमें यह हुआ कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 2008 में आई तो उन्होंने बहाल कर दिया, फिर वो मामला चलते रहे, फिर उनको फिर निकाला गया, इस तरह करके वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उनको जो सैक हुए थे मुख्तलिफ इदारों से और वो हज़ारों की तादाद में थे, उनके केसेस लगे हुए थे, उनकी जो अपील थी वो डिसमिस हो चुकी थी, उनकी जो दरखास्तें थी वो डिसमिस हो चुकी थी, नज़रसानी की दरखास्तें उनकी वहाँ पे भी थी। अच्छा, नज़रसानी की जो दरखास्तें थी उसमें उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी मौजूद थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। उन्होंने वो नज़रसानी की सारी दरखास्तें खारिज कर दी कि आपका केस नहीं बनता, लेकिन क्योंकि हालात गैर मामूली थे कि हज़ारों की तादाद में लोग थे तो उन्होंने 184(3) के तहत उसका सो मोटो लिया और 187 का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, गैर मामूली इख्तियार, गैर मामूली हालात में सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, वो इस्तेमाल किया और एक रास्ता निकाला कि उस रास्ते के तहत सारे लोगों को तो नहीं, उन्होंने एक जो वो पॉइंट्स दिए कि बाज़ लोगों को उनके एक पैरामीटर्स बना दिए कि उन पैरामीटर्स पे जो पूरा उतरते हैं वो तो बहाल हो सकते हैं और वो SOPs के तहत बहाल होंगे, जो नहीं उतरते तो वो बहाल नहीं होंगे। तो एक रास्ता निकाला था। उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी मौजूद थे। अब भी जो सूरत हाल है उसमें गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली हालात थे। ये अगर नशिस्तें हुकूमत वक्त के पास जाती जिनका पब्लिक मैंडेट नहीं, ये नशिस्तें मखसूस नशिस्तें, तो वो 2/3 अक्सरियत के 2/3 जो है वो अक्सरियत लेकर वहाँ एक जुडिशल पैकेज और पता नहीं क्या क्या जो है वो अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, आइन में आइनी तरमीम जो है वो करना चाह रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल में वो ठीक ना होता कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया और वो आइनी
आईनी तरमीम करें, तो ये गैर मामूली हालात सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उन्हीं को देखकर उन्होंने ये फैसला किया है। और यकीनी तौर पर ये जो इसके हवाले से जब आएंगी तफसीलात, तो मेरा तो ख्याल है बाकी चीजें तो हो सकता है पीछे रह जाएं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफी जो है वो चार्जशीट आ सकती है, जिसने 13 जनवरी के बल्ले के निशान के केस का फैसला जो तशरीह थी वो दुरुस्त नहीं की, और वो इस सारी खराबी की जड़ बना, और सुप्रीम कोर्ट को फिर जो है वो कंप्लीट जस्टिस और जो कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार है 187 का, उस तरफ जाना पड़ा। उसकी वजूहात जो है वो चंद दिनों में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त पर जयविदास। वेलकम बैक नाज़रीन। 5 अगस्त 2019 को यौम सियाह के तौर पर याद किया जाता है। 5 साल पहले इस दिन बीजेपी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इसराइल की मॉडल के तर्ज पर कश्मीर में आबादियाती मनसूबे के इस इक़दाम का इंतखाब किया गया था। आर्टिकल 370 की मनसूखी को ज़ाहिर समझा जाता है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की सरासर खिलाफ वर्जी थी। इस गैर कानूनी इक़दाम की वजह से कश्मीरियों की हैसियत को अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील करने का जो इख्तियार था वो मुकम्मल तौर पर काबिज़ अफवाज जो हिंदुस्तानी अफवाज उसके हाथ में दे दिया गया। फिर इस ज़ाहिर इस आर्टिकल 370 की मनसूखी 5 बरस कल मुकम्मल हो जाएंगे, मगर इस दौरान कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा की गई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीरियों पर होने वाला जुल्म सितम, उनकी आहें, उनकी इल्तिजाएँ आलमी बरादरी का शऊर अभी तक बेदार करने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? नजमुल साकिब साहब, यौम इस्तेहसाल के 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं कल, मगर कश्मीरियों का इस्तेहसाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी रमीन, आप देखिए मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। हाँ, और इसकी अभी आपको जब मैं जवाब दूंगा आपके इस सवाल का, तो आपको पता लगेगा कि क्यों है। जी देखिए, याद रहे कि ये मसला जो था ना 370 आर्टिकल का, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मिनोअन मान के ये साबित कर दिया कि जो भी हुकूमत कहेगी, मोदी सरकार जो भी कहेगी, हम उसको मानेंगे। देखते ये हैं कि 5 बरस कल हो जाएंगे इस वाक़े को। इन 5 बरसों में क्या चीज तब्दील हुई है? पहला सवाल, क्या मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दुनिया ने तस्लीम कर लिया है? जवाब है नहीं। दूसरा, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बदल गई हैं? जवाब है नहीं। तीसरा है, क्या मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे से निकल गया है? जवाब है नहीं। क्या कश्मीरियों की जो अपने हकूक़ के लिए जंग है, क्या वो रुक गई है, ख़त्म हो गई है, उसमें तेज़ी में कमी आई है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान के कश्मीर के बारे में उसूली मौक़िफ़ में कुछ सरे मुँह भी, ज़रा सा भी, इतना सा भी फ़र्क आया है? जवाब है नहीं। अगर इन सब सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर बदला क्या है इन 5 बरसों में? उसको भी बता देते हैं क्या बदला है जी। वहां पे शहीदों की तादाद ज्यादा हो गई है, वहां पे जुल्म सितम ज्यादा हो गया है। वो जो जेल बनाया हुआ है उस पूरे इलाके को, उसमें वुसअत आ गई है, ये बदला है। उसके बाद सारे मकबूजा कश्मीर को आपको पता है ना, जेल बनाया हुआ है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई को, और ये कि जी वहां पे इंसानी हकूक की बात है, और किसी को वहां जाने भी नहीं देते कि कोई जाके देख भी ले। तो साबित ये हुआ, मैंने इस मुख्तसर सी बात में जवाब में आपको ये बताया कि 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2024 5 बरस गुजर गए हैं। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सिर्फ ये जुल्म सितम जिसकी आपने बात की है वो बढ़ गया है और ढिठाई बढ़ गई है। और एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद हुआ है, उनके बीजेपी को हुआ है, और वो हमने देख लिया इस इलेक्शन में कि उनकी मकबूलियत में फर्क पड़ा है। तो ये फर्क पड़ा है। अब आते हैं कि क्या 370 जो आपका आर्टिकल था उसकी एब्रोगेशन से कोई फर्क पड़ा है? मेरे ख्याल में नहीं पड़ा, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। और क्या पता है कि कल को कोई और हुकूमत आती है, इसको रिव्यू किया जाता है,
कोई सेंसिबल आदमी न्यू दिल्ली में आता है, वो हुकूमत की भागदौड़ संभालता है और उसको समझ आती है कि असल मसला जो है वो कहाँ पे है, ये किन चक्रों में हम पड़े हुए हैं। दुआ ये है कि मेरे कश्मीरी बहन भाई जो इस वक्त इस किस्म की अजियत से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ें माफ़ करे और उनके लिए वो सूरज निकाले जिसका पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को इंतज़ार है। आमीन। राव खालिद साहब, इस इलेक्शन में जैसे कि नजमुल साकिब साहब ने भी इशारा किया कि बीजेपी की मकबूलियत देखा गया कि गिरी, मुसलसल गिरती रही। आप समझते हैं कि एक भी कश्मीरियों का एक रेफरेंडम था जो उन्होंने बता दिया कि हमें आप कबूल नहीं है? जी बिल्कुल, जो मुख्तलिफ एक्ट्स जो वायलेंस के और जो सोसाइटी को तकसीम करने के, वहाँ पे अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम और जिस किस्म की सूरत हाल हो रही है, एक चीज़ का इदराक जो हमारे यहाँ भी है, थोड़ा सा उसका मसाइल है और वहाँ पे भी है कि ये बड़ी डिफरेंट वर्ल्ड है। अब ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें जो हैं, हाँ। इसमें आप जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा लें, वहाँ पे बड़ी शदीद किस्म की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं उन्होंने, और मीडिया पे बड़ा क्रैक डाउन किया जाता है। वहाँ पे जर्नलिस्टों के ऊपर जिस किस्म के मजालिम ढाए जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर सारा, उसके बावजूद लोगों तक असल हकीकत पहुँच रही है और लोगों को पता चल रहा है। और उसका नतीजा हमने वो इलेक्शन के उसके नताज में भी देखा कि क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए ये मामला जो है, जो भी ये कर ले, जितने भी मजालिम कर ले, आज 5 साल पूरे हो गए, कल 6ठा साल शुरू होने जा रहा है 5 को, तो उसमें सारा कुछ करने के बावजूद भी वो जो हम बात करते हैं ना फ़लस्तीन के हवाले से भी, नज़रिया जो है ना वो नहीं दफा। 75 साल हो गए आपने इस्तेसाल कर रहे हैं और ये नया तरीका आपने शुरू किया आर्टिकल 370 ख़त्म करके। मैं आपको जो ब्रूटैलिटीज़ अब तक हुई हैं वहाँ पे उसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ फिगर्स की सूरत में। अगर 1989 की आप बात करें, उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 97,000 जो कश्मीरी उनको शहीद किया जा चुका है। 22,974 ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं, उनके शौहरों को कत्ल कर दिया गया है। 1,71,000 के करीब गैर कानूनी हिरासत में लिए गए हैं लोग, उनको गिरफ्तार किया गया। अगर हम 2019 से शुरू करते हैं तो तकरीबन 900 अफराद को शहीद किया गया है, 25,000 के करीब गिरफ्तार हैं और 1900 के करीब गैर कानूनी 19,000 के करीब गैर कानूनी छापे मारे गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वहाँ पे 60,000 ख़ानदानों की लिस्ट बनाई गई है जिनको हुर्रियत पसंद किया जा रहा है और उनको डेसिमेट किया जा रहा है, मूव आउट कर रहे हैं उनको या उनको गायब कर रहे हैं। उनके ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। एक 25,000 तो हैं गिरफ्तार, लेकिन उसके अलावा भी किया जा रहा है। और 22 लाख नए वोटर्स वहाँ पे इन्होंने ला के दर्ज कराए हैं, लोग आबाद किए हैं नहीं किए। इसी तरह 2 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा किया गया, 60,000 कनाल तो उनकी फ़ौज ने कब्जा किया है, सरकार ने 2 लाख एकड़ कश्मीरियों की छीनी है वहाँ पे। ये सारा कुछ करने के बावजूद जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी। कांग्रेस कह रही है, बार बार कह रही है ड्यू इलेक्शन, नहीं कर रहे, वहाँ पे वो उसी तरह से सूरत चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो नजमुल साकिब साहब ने कहा कि आपने 370 एब्रोगेट करके क्या कर लिया, कुछ चेंज हुआ नेशनली इंटरनेशनली, सिवाय इसके कि मोदी साहब को इलेक्शन में उसका नतीजा मिल गया जो कुछ वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी उसको मिलेगा। ये जद्दोजहद ख़त्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान उसी तरह से खड़ा है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, हर तरह से सफारती, सियासी और हर किस्म की बैन अल-अक़वामी जो हम मदद कर सकते हैं उसी तरह हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है। जितने मर्जी मज़ालिम ये ढाले, 370 2 दफ़ा एब्रोगेट करे, कोई ना कोई उसका हल भी निकलेगा और बहुत जल्द निकलेगा। ठीक है साकिब, आप भी इतने ही पुरुमीद हैं इस मामले में? जी, ये देखें 5 अगस्त 2019 को ये एक्ट किया मोदी हुकूमत ने और अब 5 अगस्त 2024 है, तो तब से अब तक अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि उसके असरात नज़र आए हों, वो असरात वो जो मकासद जो हासिल करना चाहती थी भारतीय हुकूमत और मोदी जो है वो मोदी सरकार, वो आज तक वो हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ जो हक़ खुद इरादियत है और वहाँ जो कश्मीरी हैं उनकी शमूलियत के बग़ैर अगर कोई भी फ़ैसला होगा तो उन्होंने उसका बेशक खामोशी में ही बयान उसका जो है वो जवाब दिया है। आप देख लें कि 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड
ये समझा जाता है कि वहाँ सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक जो है वो मोदी जो है उन्होंने वहाँ पे सख्तियाँ की हुई हैं। वो सोशल मीडिया ब्लॉकेज है, इंटरनेट की सर्विसेज जो ब्लॉक की हुई हैं, तब उनको एक बड़े लंबे अरसे तक जो वहाँ की जो पॉलिटिकल जो क़यादत थी, दीगर जो लोग थे, उनको उन्होंने गिरफ्तार किए रखा, नज़रबंद किए रखा। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी हुकूमत वो मकासद हासिल नहीं कर पा रही या कर सकी जो वो हासिल करना चाहते थे। और उसके पीछे वो कश्मीरियों की सोच ही है कि वो भारतीय पार्लियामान जो है वो बग़ैर कश्मीरियों से पूछे, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर अगर कोई फ़ैसला करेगी तो उसका जो है वो रद्द अमल यही आएगा। और पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर एक जो है वो स्टांस पाकिस्तान का पहले दिन से है, आज भी वही है, उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। सफारती सतह पे हर मौके पर उसको हाईलाइट भी किया जाता है। तब जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इस मामले को उठाया। उस वक़्त जो मोदी थे उनके खिलाफ जो है वो लिखते रहे, बोलते रहे। आज भी ये स्ट्रगल जारी है और यकीनी तौर पर ये जारी रहेगी और कश्मीरी जो है वो एक दिन आएगा कि उनको ज़रूर जो है वो आज़ादी मिलेगी। साहिब, इंटरनली आपको क्या इत्तलात हैं इस हवाले से कि वहाँ पे रेजिस्टेंस और तहरीक उसी तरह से चल रही हैं जिस तरह से पहले दिन से चल रही थी, या फिर वही बात है कि क्योंकि मोदी के मुजालिम है तो इसलिए दबा दिया गया है वहाँ पर रेजिस्टेंस को? चल रही हैं? नहीं, वो तो चल ही रही हैं, वो तो नहीं रोक सकती। वो कोई पहले जब वो चलती थी, इस तरह की रेजिस्टेंस थी, तो वो उनकी कोई मर्जी से तो नहीं थी। उस वक़्त भी मजालम भी थे, रोकने की कोशिश भी थी, भारतीय फौज भी वहाँ पे मौजूद थी, सब कुछ वहाँ पे था। इसके बावजूद भी वो जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी वो जारी थी। अब भी वो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो वो जारी है और वो अपने तरीके से जो है वो काम जारी रखे हुए हैं। ठीक है। नजमो साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, जमात इस्लामी बिजली और महंगाई को लेकर धरना दे रही है। बलोच यकजहती किसी और नौइयत का धरना गवादर में दे रही है। फिर लाहौर में विदहोल्डिंग टैक्स को लेकर ताजरों की कोई चल रही है स्ट्राइक। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या अदालतों, पार्लियामेंट और हुकूमती सतह पर हल होने वाले मसाइल क्या अब सिर्फ सड़कों पर ही हल होंगे? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पता चला है कि सियासत के गंभीर मसाइल का एक हल ये भी है कि कश्ती की सैर की जाए। अच्छा, मैं फिर से कहूँगा, पता चला है कि सियासत के गंभीर मसाइल का एक हल ये भी है कि कश्ती की सैर की जाए। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि थोड़ी देर मसाइल से दूर होकर ब्रेक लेने के लिए जिन ख़वातीनों हज़रात को कश्ती की सैर की सहूलत मुयस्सर नहीं है वो क्या करें? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।